जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। और जिसमें से आपकी ये साइंस की सीरीज़ है जो लगभग आपको मैं साइंस में 55 चैप्टर के आसपास पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आपका फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री तीनों पार्ट कंप्लीट होंगे, ठीक है ना। इसमें मैं कैसे करा रहा हूँ, आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी का कंटेंट होता है और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं फिर उनको मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अभी तक आपके 6 चैप्टर हो चुके हैं 6 क्लास में। आज के 7वें दिन में आपका 7वां चैप्टर है जो कि आपका है बल तथा दाब, ठीक है ना। फोर्स एंड प्रेशर की हम लोग बात करेंगे। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यूअस रहेगी। बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर मैथ की भी एक सीरीज जो है बीपीएससी 4 के लिए टारगेट करके, उसमें लगभग 45 से 48 के बीच में चैप्टर है, उनको भी चैप्टर वाइज कराऊंगा। फिर जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाता है फिर मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए आ जाइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं फोर्स के लिए, बल क्या होता है। अगर मैं बात करूं बल, जैसे अगर ये पेन है, मैंने इसको पुश कर दिया या मैंने इसको पुल कर लिया, ठीक है ना, इसको धकेला या खींचा, तो ये मैंने काम क्या किया, ये जो ये क्रियाकलाप हुआ है ना, इसी को बल बोला जाता है, ठीक है ना। किसी भी वस्तु को खींचना या धकेलना, पुलिंग और पुशिंग, इसी को क्या बोला जाता है, फोर्स बोला जाता है, ठीक है ना। आपके लिए मैंने कंटेंट सारा लिखवा रखा है। ये सारी पीडीएफ आप लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। परेशान किसी को नहीं होना है, ठीक है। देखिए आपको लिखा भी है यहाँ, बल किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का या खिंचाव होता है, यानी कि धक्का देना या पुल कर लेना, ठीक है, खिंचाव होता है। और ये काम क्या करता है, यह वस्तु की गति, आकार या विराम की स्थिति में बदलाव कर देता है। जैसे ये पेन देखिए अभी विरामावस्था में, हाथ पे मेरे है ना, विरामावस्था में मैंने इस पे फोर्स लगाया बल और इसको ये मूव करा दिया, तो इसकी गति में कर दिया, ठीक है। मान लो अगर पहले से ये विरामा ऐसे मूव करती करती आ रही, मैंने बल लगा के रोक दिया, तो किसी भी स्थिति में परिवर्तन लाने का काम करता है। कौन करता है, फोर्स करता है, ठीक है ना। इंग्लिश में देख लीजिए यहाँ पे फोर्स क्या है, पुश और पुल होता है, ठीक है। एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु पर ऑब्जेक्ट पर क्या करता है, काम करता है, ठीक है ना। कॉज क्या होता है, चेंज इन मोशन ही हो गया, या शेप में, कई बार शेप में परिवर्तन है। जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको जोर से मार दूं या पटक दूं तो ये क्या हो जाएगा, बल ज्यादा लगा दूं तो ये टूट भी सकता है, तो इसका शेप भी चेंज किया जा सकता है। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। अब देखिए बलों के प्रकार के बारे में हम जानते हैं। आपको लोगों को अगर मैं टीचिंग फील्ड की बात करूं तो बेसिकली आपको 2 तरीके के बल पढ़ने होते हैं, वो भी किसके वजह से, वो भी इनके टच की वजह से। जैसे एक बल हो गया कि इसको मैं, अगर मैं चाहता हूं इस पेन को मैं यहां से इधर मूव कराना चाहता हूं तो मुझे इसको टच करके ही भेजना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं जादू चलाऊंगा ये चला जाएगा। जब मैं अगर इसको टच करके आगे भेज रहा हूं तो पहले बल का नाम हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि संपर्क बल। क्यों, क्योंकि इसमें मुझे वस्तु को टच करना पड़ रहा है, संपर्क करना पड़ रहा है, तो वो हो गया संपर्क बल हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए कह रहा है, उदाहरण की अगर मैं बात करूं, बताओ, जैसे घर्षण बल हो गया आपका। घर्षण बल क्या होता है, 2 सतहों के बीच लगता है, तो दोनों सतह जब टच होंगी तभी जाकर के वो काम करेगा, ठीक है ना। ये समझ गए आप लोग। और अपसारी बल इसको छोड़ो। और पेशीय बल, पेशीय बल जैसे क्या होता है, जैसे जिस काम को करने के लिए जिसमें हमारे बॉडी पार्ट अप्लाई होते हैं उसे पेशीय बल कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे मान लो कि वो कोई मशीन है, उसका हैंडल आप घुमा रहे हो, ठीक है ना, तो इसमें आप पेशीय बल अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे मैं आपको चांटे मार रहा हूं, आपके गाल पे लग रहा है, तो ये पेशीय बल हो गया, मैंने अपने मसल्स का इस्तेमाल किया, मुक्का मारा, तो ये पेशीय बल में आता है। और पेशीय बल तभी अप्लाई होता है, आपको चोट तभी लगेगी जब मेरा हाथ टच होगा। वो साउथ की मूवी काम नहीं करेगी कि हवा में ही गया और आपको चोट लग गई, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया एक पहला टाइप, जिसमें हमें टच करके अप्लाई करते हैं बल को। दूसरा टाइप फोर्स का कौन सा आता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको कि बोलते हैं असंपर्क बल। क्या ये भी पॉसिबल है कि किसी वस्तु को टच किए बिना ही मैं उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता हूं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता हूं। आपके सामने मैंने यहाँ पे एक अगर लोहे की कील रख दिया, मान लो लोहे का गुटका रख दिया, मेरे पास एक मैग्नेट ले लिया, ठीक है ना, एक मैग्नेट ले लिया, क्या मुझे जरूरी है इस गुटके को टच कराना? ये तो यहां तक इसके मैग्नेटिक फील्ड में ही पहुंचेगा तब भी इसको खींच लेगा। इसका मतलब इसमें तो संपर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन इसमें फिर भी पुशिंग का काम हो गया या पुलिंग का काम हो गया। तो ये कौन सा फोर्स हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट, बिना संपर्क में आए हमने क्या किया, इस पे बल आरोपित कर दिया। तो इस तरीके के बल को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, असंपर्क बल हो गया। इसी तरीके से मान लो जैसे ये पेन है,
अब गुरुत्वाकर्षण नीचे अर्थ खींच रहा है इसको, तो क्या अर्थ इसको टच करने आएगी उठ करके, क्या कि अर्थ आ रही आ जाओ भाई नीचे लेके चलते हैं, ये नहीं करेगी। ये तो अपने बल से बिना कांटेक्ट में आए ही इसको जैसे ही यहां से छूटेगा नीचे आ जाएगी, पेन छोड़ूंगा नहीं टूट जाएगी, ठीक है ना, नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से इसे बोला जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कौन कौन सा नॉन कांटेक्ट का एग्जाम्पल हो गया आपका, एक मैग्नेटिक फोर्स हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है ना। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल भी आपका नॉन कांटेक्ट में ही आ जाता है। आप लोग देखते होंगे कि अगर एक तार है, मान लो ये एक तार है, यहाँ पोल से लटका हुआ ये तार है, इसमें करंट जा रही है, ठीक है ना, तो इसकी चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बन जाता है। आप इसको टच मत करो, गिरी छतरी लेके जाओ, इसके एरिया में आते ही ना आपको खींच लेगा, ये आपको टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं नॉन कॉन्टेक्ट। न जाने कितनी बार टीचिंग एग्जाम्स में कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए ये भी कंफर्म हो गया आपको। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको कई सारे तरीके के बल के बारे में और मैं बताऊंगा। अच्छा अब देखते हैं बल का प्रभाव क्या पड़ता है। अब भाई बल अगर हम आरोपित करें तो उसका प्रभाव क्या होगा। बल लगाने से किसी वस्तु की विरामावस्था को हम गति दे सकते हैं, पहला प्रभाव तो ये पड़ गया। दूसरा क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई गति में है पहले से ही, हमने जाके रोक लग गया, बल लगा करके रोक दिया। जैसे मान लो साइकिल लेके आता है दोस्त, आप जोर लगा के रोक तो रोक भाई रोक, बल लगा करके उसकी गति को रोक दिया। कई बार क्या होता है, बल लगा करके आप उसके आकार में भी परिवर्तन कर देते हैं। जैसे पंचिंग बैग देखते होंगे, प्लेन होता है, आप खींच के मारते हैं मुक्का, उसके शेप में गड्ढा हो जाता है तो उसका आकार चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये अब इसको वैसे तो प्रत्यास्थ बल भी बोले जाते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि प्रभाव क्या क्या करते हैं आप लोग बल से। तो बल से क्या क्या प्रभाव पड़ता है देख लिया ना आपने। गति या दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। आकार में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इतना हो गया। अभी कुछ थोड़ा सा मैं प्रेशर के बारे में बता देता हूं, फिर आप लोगों को थोड़ा सा बल में और बताऊंगा। जैसे पेशी बल हो गया, प्रत्यास्थ बल हो गया, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसको भी डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। उससे पहले मैं यहाँ पे स्लाइड लग गई है आपके प्रेशर की, ठीक है ना। तो दाब क्या होता है। अब देखो दाब क्या होता है, कोई भी अगर क्षेत्रफल है, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, मैंने अपना ये उंगली उठाया और इस पे बल लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं। बल लगाने से क्षेत्रफल पे प्रभाव पड़ता है ना, किसी भी एरिया पे जब हम एक एकांक क्षेत्रफल पर बल आरोपित करते हैं तो उसी को दाब बोल देते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, दाब किसी क्षेत्रफल पर लगाए गए बल का माप होता और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। सिंपल सी बात हो गया। इसका मतलब दाब में दो बातें आई, क्या, एक तो बल आया, दूसरा क्या आया आपका, दूसरा इन्वॉल्वमेंट हुआ एरिया का, कि कहां पे आप बल लगा रहे हो, ठीक है ना। जैसे मैं अगर चांटा मारता हूं, यहाँ पे पूरा हाथ फैला हुआ है, मेरा हाथ फैला है ना, तो एरिया ज्यादा कवर कर रहा है तो बल्कि चोट कम लगेगी। अगर मैं मुक्का मारूं किसी को, एरिया क्या हो गया, अब इतने में सिमट गया, एरिया सिमट गई ना। जब कांटेक्ट फोर्स की एरिया सिमट जाती है तो प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया, जो दाब होता है आपका, ये दाब होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बल के, ठीक है ना। जितना अधिक बल लगाओगे दाब उतना अधिक पड़ेगा। जैसे जितना खींच के मुक्का मारोगे बल उतना ही ज्यादा लगेगा, मुंह टूटने की संभावना उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर एरिया ज्यादा हो गया, आपने मुक्के के बजाय आपने चांटा मारा तो बल कम हो जाएगा। इसका मतलब जो दाब पड़ रहा है, ये दाब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, ठीक है ना, एरिया के, ठीक है। तो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि जितना अधिक एरिया उतना कम दाब, ठीक है ना। क्या, जितना अधिक एरिया उतना कम दाब। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि चाकू की धार लगाई जाती है, ठीक है ना। चाकू में अगर धार लगे रहती है तो वो जल्दी से काट देता है। मोटा भोथर अगर रहता है, उसका धार नहीं तेज है, तो वो काटने में बल लगाना अधिक पड़ता है हमें, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि बल अधिक लगे तो आप क्या करो, क्षेत्रफल को कम कर दो, क्योंकि ये नीचे वाली चीज है। और आपको मैथ में भी मैं सिखाता हूं कि अगर नीचे वाली चीज कम कर दोगे तो ओवरऑल ज्यादा आता है, ठीक है ना, और ज्यादा कर दोगे तो कम आता है, ये होता है। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं तो दाब बराबर आ जाता है बल, यानी कि फोर्स बटा एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। तो जब ये बल बटा क्षेत्रफल हो जाता है, अच्छा मैंने वहां पे आपको बल का वो नहीं बताया था, उसका इकाई। तो बल की इकाई होती है न्यूटन, आपकी होती है, एन से डिनोट किया जाता है। नीचे सारी स्लाइड है, सब दिखा दूंगा, ठीक है ना। अब इस हिसाब से अगर आप इसकी यूनिट बनाना चाहो दाब की, तो बल का यूनिट लिख दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया तो मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी एरिया हो जाएगा, ठीक है, यहां तक समझ गए। अच्छा
तो देखो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, बहुत बेसिक था, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब इसकी कुछ यूनिट्स होते हैं जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। यूनिट्स ऑफ प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो एक तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो होता ही है। दूसरा क्या होता है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है पास्कल। क्या याद रखोगे, एसआई यूनिट ऑफ दाब यानी कि प्रेशर क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है ना। अगर हम इसको पास्कल को न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक पास्कल आपका जो है एक न्यूटन मतलब पर मीटर स्क्वायर होता है, ये आपके इसके इक्वल आ जाता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। चलिए बाकी क्वेश्चन के माध्यम से एक दो और हैं, जैसे हॉर्स पावर होता है एचपी, अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। तो ये सारी कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। यहां तक समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, दाबों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो भाई देखो जिसकी वजह से दाब लग रहा है उसी की वजह से प्रभावित भी तो होगा। जैसे मान लो आप अपनी लाइफ में जिसकी वजह से खुश हैं उसी की वजह से आप दुखी भी होंगे, जब वो चीज नहीं होगी तो आप दुखी हो जाएंगे, ठीक है। मान लो आपके पास पैसा आ गया, आप खुश हैं, तो जब पैसा चला जाएगा तो आप दुखी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कभी भी कहता है किसी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो पहले वो देखो उस किसकी वजह से वो जन्म ले रहा है। तो देखो दाब जो होता है, दाब किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका फोर्स पे एंड एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना। तो वो प्रभावित भी फोर्स की वजह से होगा और एरिया की वजह से। तो देखो अधिक बल से अधिक दाब उत्पन्न होता है, इसी को बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्षेत्रफल के घटने पर दाब बढ़ता है, क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए ना कि प्रभावित होने का कारक कभी भी पूछेगा तो उसको खुश रखने के लिए जिस चीज का इन्वॉल्वमेंट होता है वो सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसको प्रभावित करने में भी। इतनी बात समझ गए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में, मतलब प्रयोग, बल के प्रयोग देख लेते हैं। भाई बल का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, जैसे जोर लगा करके वस्तु को उठाने का काम करते हैं, वस्तुओं को उठाया जाता है, ठीक है ना। वाहन को रोका जाता है, ठीक है ना। कई सारे काम किए जाते हैं बल लगा करके। किसी दुश्मन को मुंह भी तोड़ा जाता है बल लगा करके, ठीक है ना। तो बल लगाने का एप्लीकेशंस तो आप वैसे भी समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रेशर्स के अगर हम एप्लीकेशंस की बात कर लें, दाब के प्रयोग, दाब के क्या क्या प्रयोग होते हैं। दाब कहाँ कहाँ काम करता है, देखिए तेज चाकू छोटे क्षेत्र के कारण अधिक दाब डालता है, तो धार इसीलिए लगाया जाता है। आप लोगों देखते होंगे चौड़े पट्टे का क्या करते हैं, बैग हम लोग लेते हैं ताकि जो है इस पे दाब कम लगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमें दर्द कम महसूस हो, ठीक है ना। वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक होता है तो वहां पे भी क्या करता है, दाब का कॉन्सेप्ट लगता है, अप्लाई होता है। इतना समझ गए। चलिए अब मैं एक शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूं फटाफट से, वन लाइनर है ये सारा, फटाफट से पढ़ लीजिए बल के बारे में, ठीक है ना। जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो फिर प्रीवियस ईयर करेंगे। बल क्या है, किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, समझ गए। बल की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये समझ गए। बल का एसआई यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये समझ गए। इसके प्रतीक को एन द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है ना। इसका या तो फिर इसको न्यूटन भी बोला जाता है। बल का एसआई मात्रक दो भी आप बोल सकते हैं, एक न्यूटन भी बोल सकते हैं। आप दाब वाले फार्मूले में जाएंगे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, ठीक है। वैसे आप न्यूटन याद रखो। इतना हो गया। और सीजीएस मात्रक क्या होता है, इसकी डाइन होती है, डीवाई यानी से द्वारा ये निरूपित किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, 1 न्यूटन बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 1 मीटर पर सेकंड के त्वरण से उत्पन्न होता है, ये समझ गए। अरे न्यूटन का सेकंड लॉ आपको पढ़ाया तो था बल वाले चैप्टर, F=ma होता है ना। यहां से आप चाहो तो निकाल सकते हैं मीटर पर सेकंड, ये जो होता है ये त्वरण होता है, तो त्वरण की यूनिट भी आप लोगों को समझा रखा है मैंने, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गया। आगे वन लाइनर फटाफट से देख लेते हैं। कह रहा है प्रकृति में मौजूद बलों को इस आधार पर वर्गीकृत किया गया जा सकता है कि वे शरीर के साथ शारीरिक संपर्क में कार्य करते हैं या नहीं, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। संपर्क बल और असंपर्क बल, दो ये हो गए। आगे क्या कह रहे हैं, देखिए इन्हें बता दिया कि संपर्क और असंपर्क, ये मैंने आपको सिखा भी दिया संपर्क बल क्या होता है। जिसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है ये लाइनें पढ़ सकते हो आप, कि किसी अन्य वस्तु द्वारा एक दूसरे के संपर्क में आने पर किसी वस्तु पर लगने वाला बल को संपर्क बल कहते हैं। इसको मैंने इससे भी बेहतर समझा रखा है। आप लोगों के रिवीजन के लिए मैं स्लाइड तैयार करवा लेता हूं ताकि आपको पीडीएफ भेज दूं। आज अभी पढ़ रहे हो तो सब याद रहता है, लेकिन जैसे ही पढ़ के हटोगे 2 दिन बाद भूलने की संभावना होती है, तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आप पढ़ लेना, ठीक है ना। उदाहरण भी समझा दिया, ये आपको दोबारा नहीं समझाना है। चलो हाँ, एक चीज ये देखिए, पेशीय बल आ जाता है। पेशीय बल मतलब शारीरिक बल,
ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि यह बल है जो पेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है और एक संपर्क बल होता है। पेशी बल कैसा होता है? संपर्क बल। मैंने वो मुक्के वाला आपको बताया है एग्जाम्पल, भूलना नहीं, आप लोग भूलते बहुत जल्दी हो, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं क्योंकि सतह के बीच संपर्क होता है, ये समझ गए। कह रहे पेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले बल को पेशीय बल कहा जाता है। पेशियों की क्रिया, हाथ पैर चला करके आप बल उत्पन्न कर रहे हो, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं हमारी पेशियों के कारण आटे की आटे की एक गेंद को चकती के रूप में बनाया जा सकता है। अच्छा सोचो, आपसे डेली लाइफ के एग्जाम्पल पूछता है, जैसे आपसे पूछेगा कि जो आटा आप लोगों ने कभी रोटी बनाया होगा, जो बहनें हैं वो तो बनाए होंगी, वो भी जानते हैं, देखिए यहाँ पे जेंडर बायस नहीं करना है, सारे लोग बनाए हैं, ठीक है ना। जैसे आटे की बॉल होती है, जो बॉल बनाया जाता है, उससे हम रोटी बनाते हैं तो चपटा कर देते हैं बेलन लेकर के, तो उस पर पूछता है कौन सा बल आरोपित किया हमने, तो उस पर हम लोग पेशीय बल आरोपित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ जाना चाहिए। तो उठना बैठना कई सारे क्रियाकलाप होते हैं जो हम अपने शरीर की मदद से करते हैं, वो सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? पेशीय बल के। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा यहाँ कमेंट सेक्शन में, ताकि आप लोगों को भी जब भी पीडीएफ अपलोड हो तो आप सबको भी मिल जाए, ठीक है। पीडीएफ में एक साथ अपलोड करने की सोच रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ अभी मैं, ठीक है ना। अपकेंद्र बल क्या होता है? देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर वक्रता गति में कार्य करने वाले बल का वह घटक जो घूर्णन अक्ष या वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित है अभिकेंद्र बल कहलाता है। सोचो, जैसे आप लोग देखते होंगे, अब मान लो ये है एक सर्कल है, ठीक है ना। आप अपने दोस्त को अभी बचपन में उसका हाथ पकड़ के उसके अपने चारों तरफ उसको घुमाया होगा कि ऐसे चल चल दौड़ दौड़, ठीक है ना। तो वो रुका क्यों है? क्योंकि आपने उसका हाथ को कांटेक्ट में लेकर के अपनी तरफ खींचे हुआ है, सेंटर में आप खड़े हो गए और अपनी तरफ खींचे हुए हैं, या आपने पत्थर बांध करके धागे में यूं यूं करके जरूर घुमाया होगा। तो ये जो टेंशन इस पे जो अप्लाई हो रहा है फोर्स, उसी को बोलते हैं अभिकेंद्र बल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र, मतलब केंद्र की तरफ जो लग रहा है। और एक आता है अपकेंद्र, जो केंद्र से बाहर लगता है। अभिकेंद्र बल ही आप लोगों ने एक चीज वो देखा होगा, आप कभी सड़क के किनारे यू टर्न लिए होंगे तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, तो सड़क के किनारे जिधर से हम लेफ्ट मुड़ते हैं, जिधर मुड़ना चाहते हैं, अपनी बाइक को या अपनी साइकिल को उधर थोड़ा सा बेंट करते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारे शरीर को अधिक से अधिक क्या लगे? अभिकेंद्र बल लग जाए सेंटर की तरफ, और हम आसानी से मुड़ जाए। कई बार आप देखते होंगे सड़क जो होती है कि जहां टर्न होता है वहां पे खड्डे जैसा होता है, थोड़ा मतलब पूरी ऊंचाई से थोड़ा डाउन होता है, क्यों? ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ज्यादा लग सके, अभिकेंद्र बल अधिक लग सके, व्यक्ति गिरे ना, ठीक है ना। अगर यही अभिकेंद्र बल कम लग जाए तो आपकी बाइक, आपकी स्कूटर फिसल सकती है, आप गिर सकते हैं, ठीक है ना। ये समझ गए। देखिए कह रहे हैं जैसे ही कोई वस्तु चलती है अभिकेंद्र बल से वृत्त के केंद्र की ओर गति खींचा जाता है या धकेला जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण कोणीय या वृत्ताकार गति होती है। तो ये समझ गए आप लोग, ये तो समझा दिया मैंने। इसका भी मात्रक न्यूटन ही होता है, ठीक है ना। जहां भी बल लगा है उसका आप मात्रक न्यूटन बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, गेंद को तार पर घुमाया, जैसे मैंने पत्थर बांधने वाला बता दिया। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये भी अभिकेंद्र बल है। और क्या है? रोलर कोस्टर पर लूप के से गुजरता है, ये भी है। तो ये एग्जाम्पल है कुछ नए नए, उन सबको भी आप याद रख सकते हैं। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं, अभिकेंद्र तो समझ गए, अब हम देख लेते हैं अपकेंद्र बल क्या होता है। अपकेंद्र बल क्या होता है? जब ये मतलब अंदर की तरफ लग रहा था अभिकेंद्र, तो अपकेंद्र क्या होगा? बाहर की तरफ लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, जो गांव से बिलोंग कर रहे होंगे उन्होंने तो रियल लाइफ में देखा होगा, जो मम्मियाँ होती थी पहले मटके में वो क्या करती थे, मक्खन निकालने के लिए मट्ठा जो होता है तो उसको फेंटती थी, ठीक है ना। तो थोड़ी देर फेंटने के बाद क्या होता था, जो हल्की चीजें होती मलाई होती थी वो किनारे लग जाती थी, पतीले के किनारे किनारे लग जाती थी। क्यों लग जाती थी? क्योंकि अपकेंद्र बल अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अपकेंद्र बल उसको बाहर की तरफ फैला दिया, इकट्ठा कर दिया, ठीक है ना, सेंटर से निकाला, सबको बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये होता है अपकेंद्र बल। चलो यहां पे देखिए कह रहा है अपकेंद्र बल गोलाकार गति में एक कृत्रिम, शायद मैं बहुत तेज चल रहा हूं, 16 पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, कृत्रिम बल है जो त्रिज्या के साथ कार्य करता है, ठीक है, और वृत्त के केंद्र से दूर निर्देशित होता है। अपकेंद्र मतलब अप मतलब दूर चल रहा है, ठीक है ना, ये समझ गए। अच्छा, जैसे ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार हो गया, अपकेंद्र की वजह से होता है। एक बाइक का मुड़ना हो गया आपका, ठीक है ना, अपकेंद्र हो गया। अभिकेंद्र भी लगता है, जैसे बैलेंस करने के लिए थोड़ा अपकेंद्र भी लगाना पड़ता है, ये हो गया। भूमध्य रेखी रेलवे हो गया, ये भी अपकेंद्र के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना। चलो यहां तक समझ गए। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अगला आपका जो आ जाता है
प्रत्यास्थ बल क्या होता है। अब प्रत्यास्थ बल क्या होता है, जैसे आपने किसी वस्तु पे बल आरोपित किया और उसके आकार में क्या कर दिया, चेंज ला दिया, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, मान लो आपने शूज खरीद के लाए, बड़े से बॉक्स में शूज लेके आए, 3D में आपके पास इस तरह से बक्सा आ गया, ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं, शूज निकालने के बाद उसको बेंट कर सकते हैं। आप क्या करोगे ना, इसको यहां से धक्का अगर लगाओगे तो ये यूं करके बेंट हो जाता है, तो उसके आकार में आपने परिवर्तन ला दिया। तो उस टाइम जो आपने बल आरोपित किया है उसे क्या बोलोगे, प्रत्यास्थ बल बोलोगे, ठीक है ना। देखिए कह रहा है प्रत्यास्थ बल को बल के अनुप्रयोग के कारण आकार में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है ना। जैसे रबर बैंड को आप खींच लेते हो, ठीक है ना, और क्या ट्रैम्पोलिन हो गया, ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। तो इस तरीके से होता है, अगर आप शेप में परिवर्तन कर रहे हैं, वापिस उसमें आ सकता है, तो उसे बोलते हैं प्रत्यास्थ बल, ठीक है ना। चलिए यहां तक समझ गए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ। अच्छा, कॉन्सेप्ट की बात तो खत्म हो गई, अब हम लोग बात करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन बताइए क्या है। कह रहा है एक लड़का एक मेज को बाएं से दाएं धकेल रहा है। भाई देखो ये मेज है, इधर से आपने बाएं से दाएं धकेलना शुरू कर दिया, ठीक है ना, फोर्स अप्लाई कर दिया। घर्षण बल मेज पर कहां लगेगा, क्या कार्य करेगा। देखो घर्षण का चैप्टर है नहीं, ये सारी चीजें घर्षण में बताऊंगा, लेकिन यहाँ फोर्स में आ गया है। तो घर्षण बल जो होता है लगाए गए फोर्स के विपरीत काम करता है। आपने बल को बाएं से दाएं लगाया तो घर्षण जो है दाएं से बाएं काम करेगा, बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं काम करेगा आपका। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। देखिए ये मैंने आपको बता ही दिया कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है, हार्स पावर, एचपी बोला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा गांव में बोलते हैं ना कि हमारा 8 हार्स पावर का, हाथ पावर बल्कि बोलते हैं, कहते हैं 8 हाथ पावर का मेरा मोटर है या मेरा इंजन है, 10 हार्स पावर का है, 12, तो वो हार्स पावर होता है, अश्व शक्ति होता है, एक घोड़े की शक्ति बोलते हैं उसे, ठीक है ना। तो उसको जो शक्ति होता है उसको कई बार वॉट में मापा जाता है। तो जो वॉट होता है वो 746 वॉट के बराबर होता है। ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये फैक्ट है, एकदम से रट लो, ठीक है ना, बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है गुथे आटे की किसी लोई पेड़े को, लोई बना लेते हो ना आटा गूंथ करके, को बेल कर समतल चपटी का रूप दिया गया, उस बल का नाम बताइए जिसको लगाने से लोई की आकृति में बदलाव आता है। अब मुझे बताओ, आपके पास एक लोई बना लिया रोटी का गोला, अब आपको उसको रोटी बनाना है, तो आप कौन सा बल अप्लाई करेंगे। कुछ आपके ऑप्शन है, अभिकेंद्र बल लगाएगा क्या, नहीं, वो तो सर्कुलर पाथ पे लगता है, तो ये तो नहीं होगा। अपकेंद्र बल, वो भी सर्कुलर पे लगता है, ये भी नहीं होगा। प्रत्यास्थ बल, अब कुछ बच्चे होंगे कंफ्यूज्ड कि भाई जो बॉल थी उसको हम उसका आकार बदल करके चपटा कर रहे हैं, तो हम तो प्रत्यास्थ बल पे आंसर कर सकते हैं ना। ना जी ना, ये प्रत्यास्थ बल का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। तो ये प्रत्यास्थ बल में नहीं आता है, बल्कि उसके आकार बदलने से ज्यादा आपको अपने हाथ मसल पेशियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। आटा गूंथते हो तो मांसपेशियां ज्यादा इस्तेमाल करते हो, गोला बना करके उसके बाद बेलन लगा करके तो मांसपेशियां आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मतलब पेशीय बल होगा, ठीक है ना। तो प्रत्यास्थ भी नहीं होगा, तो और तो ऑप्शन दिया नहीं, तो इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5th वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। काफी क्वेश्चन के बाद आज 5वां ऑप्शन सिलेक्ट करने को मिला है, ठीक है। चलो तो एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता कभी भी फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहां पे देखिए दाब वाले चैप्टर से आ गया, कह रहा है बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले बैग को ले जाना अधिक आसान है, क्यों, क्योंकि वो दाब कम डालेगा। बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब घट जाता है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब बढ़ जाता है, नहीं जी गलत बात है। बैग द्वारा लगाया जाने वाला बल घट जाता है, नहीं, बल से कोई मतलब ही नहीं, ये दाब की बात होती है यहाँ पे। तो पहला ही आपका आंसर सही हो जाता है, इसलिए हम लोग चौड़े पट्टे का बेल्ट इस्तेमाल करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दाब की इकाई नहीं है, यूनिट नहीं है, किसकी, प्रेशर की। पास्कल होती है जी, बिल्कुल होती है, तो आंसर नहीं होगा। क्या कह रहा है mmHg भी होता है, हाँ mmHg में भी आपका जो होता है प्रेशर मेजर किया जाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। न्यूटन तो भाई उसका होता है, बल का होता है, दाब का थोड़ी ना होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। उसने पूछा कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है न्यूटन। चले आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
कैसी वीडियो लग रही है 2 शब्द जरूर लिख के जाना कमेंट में। एक सेकंड के लिए चाहे वीडियो रोक लेना, क्योंकि आप लोगों को आप किसी की पेड क्लास से भी तुलना कर लेना। जितना सीक्वेंस में एकदम चैप्टर वाइज में आप लोगों को करा रहा हूँ, इतना कोई पेड में भी नहीं करा रहा आज के टाइम पे। तो चलिए अब देखिए, मैंने एक चीज़ बताया था आप लोगों का, जो प्रेशर होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि एक आयताकार गुटके की लंबाई है। चलो मैं इसको फिगर से बताता हूँ आप लोगों को। देखो सपोज करो आपके पास ये एक ईंट है, कई बार इसको ईंट बोल करके बता देता है ये, ठीक है ना, तो इसको ईंट मान के चलते हैं। तो आयताकार बॉक्स बोल दो या ईंट है, ठीक है ना। तो ये भी क्यूबिकल हो गया, ये हो गया। कह रहे हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये हो गया इसकी लेंथ, ये विड्थ हो गया, ये हाइट हो गया। लंबाई बोल रहे हैं 10 है और चौड़ाई है 5 है और हाइट है 3 है, ठीक है ना। फिगर तो उल्टा सीधा बन जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहे हैं उस गुटके को धरती पर 3 विभिन्न प्रकार से रखा जा सकता है, ठीक है। हाँ, पट करके रख दो, खड़ा करके रख दो, कैसे भी ईंट को रख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, क्या कह रहे हैं, इस गुटके द्वारा धरती पर आरोपित दाब के लिए निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। तो मुझे ये बताओ, दाब अधिक कब लगेगा और कम कब लगेगा। आप देखो, जैसे देखो ये मेरा मोबाइल है, ये मान लेते हैं हमारे पास आयताकार बॉक्स है, ठीक है ना। अब ये इसका विड्थ हो गया, इसकी हाइट, ये चौड़ाई हो गई, और ये इसकी मान लो ऊंचाई तो ये हो गई, ठीक है ना, ये ऊंचाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और इधर से ये मोटाई हो गई, ठीक है ना। तो जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये चौड़ाई भी छोटी, ठीक है ना, मोटाई भी कम, तो एरिया कम आएगा। इसका मतलब जब हम ऐसे पटकेंगे, एरिया कम है तो दाब अधिक लगेगा। क्या होगा, एरिया कम है तो दाब अधिक लगेगा, यही तो बात होती है ना, ठीक है। लेकिन क्या मुझे बताओ, इस तरह से देखिए, ये तो लंबाई आ गया और ये चौड़ाई आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसका एरिया तो अधिक दिख रहा है ना, एरिया अधिक तो दाब कम। तो यही आपको कॉन्सेप्ट करना है। जब कह रहे हैं, पहला कह रहे हैं सबसे अधिक दाब तब आरोपित होता है जब लंबाई और चौड़ाई के आधार बार, मतलब बताओ, लंबाई और चौड़ाई को आधार मान करके, मतलब मोबाइल को क्या इस तरीके से अगर मैं गिराऊं, दबाऊं धरती पे, तो ज्यादा दाब लगेगा। क्या ना जी ना, गलत है। ये तो एरिया ज्यादा हो गया तो दाब तो कम हो गया। देखो इस पे कितना 10 25 50 लग रहा है, तो और इसमें इन दोनों में कितना 5 3 15 ही लग रहा है। तो एरिया यहां कम है, दाब इस वाली कंडीशन में ज्यादा लगेगा, इस वाली में नहीं। तो इन्होंने लंबाई इन्वॉल्व कर लिया, तो लंबाई ले लिया और कह रहे हैं कि अधिक लगेगा दाब, नहीं, गलत हो गया ये, ठीक है ना। दूसरा कह रहे हैं सबसे अधिक दाब तब आरोपित होता है जब चौड़ाई और ऊंचाई से आधार बनाया जाता है। चौड़ाई 5 आधार और 3 से, 5 और 3 से अगर आप बनाते हो तो 5 3 15 ही बन रहा है। ये आपका आंसर सही हो सकता है, क्योंकि यहां पे एरिया सबसे कम है, और जब एरिया सबसे कम होती है तो दाब सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब मान लो आप इसके अकॉर्डिंग करते हो तो फिर से 10 आ जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा, सबसे कम 15 ही है, ठीक है ना। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो फिर से आपसे पूछ लिया। देखिए जो टीचिंग एग्जाम होता है ना, आपको रियल लाइफ से रिलेट करके ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है, चाहे वो साइंस हो जाए, चाहे आपका पेडागोजी हो जाए, चाहे सीडीपी हो जाए, हर जगह यही काम हो रहा है आजकल। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, मानव शरीर के दाब का बालू यानी कि सैंड पर क्या प्रभाव पड़ता है। सोचो, आप जो है ना, रेत है, समुद्र किनारे आप चले गए, वहाँ पे रेत होती है, आप जब खड़े रहते हैं तो आप देखोगे कि आपका पैर धंस जाता है, पैरों के निशान ज्यादा होता है, आपका पैर धंस जाता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रेशर अधिक अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि एरिया आपने कम ऑब्जर्व किया। सिंपल सी बात है, आपने, आपके पैरों की एरिया बहुत कम है तो आपने अधिक बल अप्लाई किया। लेकिन आप वहां जाकर के इस तरह से लेट जाते हैं, आप लेटते हैं तो आपका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है ना। और जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो क्या होता है, क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से एरिया जो होती है अधिक हो जाती है, और एरिया अधिक हो गई अगर तो दाब कम हो जाता है। तो कह रहे हैं कि क्या प्रभाव डालेगा, कह रहे हैं खड़े रहने पर लेटे रहने की तुलना में अधिक दाब पड़ेगा। बताओ, खड़े रहने पर लेटे रहने की तुलना में अधिक दाब पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, खड़े रहोगे तो दाब अधिक डालोगे, क्योंकि आप एरिया कम कवर कर रहे हो। तो पहली बात तो सही लिखी हुई है। दूसरा कह रहे हैं लेटे रहने पर खड़े रहने की तुलना में अधिक, लेटे रहने पर अधिक दाब डालोगे क्या, नहीं, गलत है, लेटोगे तो कम दाब पड़ता है। तो बाकी सब गलत ही है, एक ही ऑप्शन सही है इसका, ठीक है ना। तो पहला ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अच्छा, आप लोग देखते होंगे कि यही ना ऊष्मा वाले चैप्टर में भी यही इफेक्ट होता है, जितना अधिक क्षेत्रफल
उतना ही अधिक उष्मा रिलीज होती है। आजकल ठंडियों में आप लोग देखते होंगे ठिठुर के सोते हैं हम लोग। बॉडी को जितना कम एरिया में एब्जॉर्ब कर लेंगे हम लोग, कन्वर्ट कर लेंगे, उतना ही उष्मा कम रिलीज हो पाएगी, तो हमारी शरीर गर्म बनी रहती है। ठीक है ना। चलिए, ये तो ठंड की वजह से याद आ गया। काफी क्वेश्चन तो हो गए आज। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि जब गहरे समुद्र की मछलियों को समुद्र की सतह पर लाया जाता है तो उनके शरीर फट जाते हैं, किस कारण उसके शरीर में खून बहुत तेजी से बहने लगता है? बताओ क्यों होता है? क्योंकि उच्च दाब की वजह से। ठीक है ना। जो देखो पानी के अंदर रहती है ना, तो पानी का प्रेशर रहता है उन मछलियों के ऊपर। अब पानी का प्रेशर झेलने के लिए उनके बॉडी के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और जब वो जैसे ही पानी के सतह पे आती हैं, पानी की सतह पे आते ही वाटर प्रेशर कम हो जाता है, और वाटर प्रेशर कम हो जाता है लेकिन उनकी बॉडी का प्रेशर वही रहता है। आप सोचो, मैं इधर खूब जोर लगा रहा हूँ, इधर से आदमी कमजोर पड़ जाए तो ये फटने की नौबत नहीं आ जाएगी? तो मछलियां भी इसी वजह से फट जाती हैं। ठीक है ना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च दाब। चाल की तो कोई बात ही नहीं है, वैसे भी ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सोडे की बोतल में मोटी कांच से बनी होती है। आप लोग देखते हैं कोका कोला वाला का जो बोतल में पैक होता है उसकी कांच कितनी मोटी होती है, मार दो तो सर फट जाए। ठीक है ना। क्यों होती है? ताकि वे खाली स्थान का सामना कर सके। गर्मियों में दाब का, सर्दियों में तापमान का। देखिए ताप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, श्यानता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, उनके अंदर इतना प्रेशर होता है, आपने देखा होगा कभी ढक्कन खोलते तो टक से कितना प्रेशर के साथ निकलता है। वो मोटी दीवार इसीलिए बनाई जाती है कि प्रेशर जो गर्मियों में जो दाब होता है उसको सह सके। ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, कह रहा है आपसे कि मैनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है। तो मैनोमीटर से हम लोग दाब मेजर करते हैं, तो ये दाब का हो गया आंसर। ठीक है ना, सिंपल सा है। अच्छा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी है, ये भी पूछा गया था शायद TRE 2 या 3 में पूछा गया होगा। यहाँ पे कह रहा है देखिए, 16 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 800 न्यूटन दाब लागू होने पर पास्कल में दाब की गणना करें। बल लागू होने पर पास्कल। तो देखो पहले पे तो हमें पता चलना चाहिए प्रेशर होता है ये बल बटा फोर्स अपान एरिया होता है। तो फोर्स हो गया आपका 800 न्यूटन, एरिया हो गया आपका 1600 मीटर स्क्वायर। तो इसको काट दीजिए, 16 पचे 80, 5 से शुरू होने वाला आंसर होगा, 128 होगा नहीं, 100 होगा नहीं, 50 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 पास्कल जो है बल दाब आरोपित होगा। तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़े। चलिए, वैसे तो आप लोग ऑफलाइन हो, मैं मतलब फील कराता हूँ कि आपको ऐसा लगे कि आप लोग लाइव ही पढ़ रहे हैं। अभी मेरे पास सिस्टम सारा सेट नहीं है, नहीं तो मैं आपको लाइव ही पढ़ाता। चलिए कोई नहीं, वो समय भी आएगा। अगला देखिए क्या कह रहे हैं आपसे। कह रहे हैं बारिश में स्कूटर सड़क के एक मोड़ पर फिसल जाता है, ऐसा किस बल के कारण होता है? क्यों? क्योंकि आपने अभिकेंद्र बल मेंटेन नहीं किया। तो अभिकेंद्र बल की वजह से क्या होता है, ये फिसल जाता है। ठीक है ना। चलिए, अभिकेंद्र बल की वजह से क्या होता है, ये फिसल जाता है। समझ गए। तो इसका अभिकेंद्र बल नहीं होता है, गलत हो गया इसका। तो पहला ही इसका सेकंड वाला आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र बल। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो, ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको पता है अगर मैं कोई सीरीज स्टार्ट किया हूँ तो टिल द एंड, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इससे जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसका एंजॉय कीजिए। मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अपने पेपर को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए जो मैथ की क्लास है बहुत ही जल्द मैं स्टार्ट कर दूंगा। अभी थोड़ा सा टाइम मेरा कहीं और लग रहा है किसी और काम में, जिसकी वजह से मैं नहीं बना पा रहा हूँ वीडियो। ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये मत इंतजार कीजिएगा कि वीडियो देख लिया एक बार चलो सब्सक्राइब कर लेते हैं पढ़ेंगे बाद में। नहीं पढ़ पाओगे मुन्ना, हम सही बता रहे हैं ईमानदारी से। अभी पढ़ना शुरू करोगे तो एक एक क्लास आसान होती है, बाद में आपको 10 20 50 क्लास हो जाएगी एक साथ ना, तो आपको लगेगा अरे अब कैसे कंप्लीट करें। फिर उसके बाद मैराथन्स आने लग जाती है, तमाम चीज़ें होती है, तो प्रॉब्लम होती है। और किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है। तो ये अपना बेस तैयार करो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।